अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है तेरी आरज़ू है सनम। नावल की राइटर हैं शहनाज बानो। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। ट्रन 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 फ़ोन की बेल मुसलसल बज रही थी। रात के 2 बजे का अमल था। सारा घर महू ख्वाब था सिवाय ज़हात के जो अपने कमरे में अपनी स्टडी में मसरूफ़ थे। दादी माँ जो अपने बुढ़ापे के बायस चिड़िया की सी नींद सोती थीं हड़बड़ा कर उठ बैठीं। ए है कोई सुन ही नहीं रहा, खुदा खैर करे किसका फ़ोन आ गया। वो कराहती हुई बेड से पाँव लटका कर उठ गईं। बड़ी मुश्किल से चप्पलें पाँव में डालीं और बाहर निकल आईं। देखा कि ज़हात के कमरे की लाइट जल रही है। अरे बेटा ज़हात तुम ही सुन लो। उन्होंने वहीं से खड़े-खड़े आवाज़ लगाई। फ़ोन की आवाज़ तो वो भी सुन रहे थे, मगर नज़रअंदाज कर रहे थे। दादी माँ की परेशानी में डूबी आवाज़ सुनी तो बाहर निकल आए। ओफ़ो दादी माँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हो सकता है कि कोई रॉन्ग नंबर हो, मैं देखता हूँ। वो लाउंज की जानिब चले आए, मगर बुलाई-बुलाई दादी माँ इनके पीछे ही चली आईं। हेलो, ज़हाद ने फ़ोन उठाकर कहा। अरे फूल चाचा, कैसे हैं आप? वो इंतहाई खुशदिली से बोले। फिर दादी माँ की तरफ मुड़कर बोले, फूल चचा का फ़ोन है अमेरिका से। अच्छा अच्छा, मारे खुशी के वो अपने घुटनों के दर्द की परवाह किए बगैर तेज़ी से आगे बढ़ीं, मगर दूसरे ही लम्हे ज़हात का चेहरा बहुत संजीदा हो गया। कब? कैसे? फिर फ़ोन रखकर वो दादी माँ की तरफ मुड़े। हे क्या हुआ, फ़ोन क्यों रख दिया? क्या लाइन कट गई? दादी माँ ने ज़हात के चेहरे पर फैली गंभीर संजीदगी को फ़ौरन महसूस कर लिया। कुछ नहीं दादी माँ, आप आराम से बैठें, मैं अभी आता हूँ। उन्होंने दादी माँ को आराम से सोफ़े पर बिठाते हुए कहा और ख़ुद आगा जान के कमरे की तरफ चल दिए। आगा जान, अम्मी। उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर से पीट डाला। आगा जान भौंकला कर उठ गए। अम्मी भी परेशान हो गईं। क्यों ज़हात, खैरियत तो है? उन्होंने दरवाज़ा खोलकर ज़हात से पूछा। वो आगा जान, अमेरिका से फूल चचा की कॉल आई थी कि राबे चची का इंतकाल हो गया है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बताया। इन्नल्लाह, आगा जान ने कहा, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? वो जल्दी में थे, बस उन्होंने यही इत्तला दी थी। हाय मेरे अल्लाह, राबिया दुल्हन हमसे रुखसत हो गई। अम्मी जान वहीं दिल पकड़ कर बैठ गईं। मोमानी जान कहाँ हैं? दादी माँ को मैं लाउंज में बिठा आया हूँ, आप लोग वहीं चलें। जहाद ने अम्मी जान को संभाला तो आगा जान तेज़ी से लाउंज की जानिब बढ़े। अरे बेटा मुझे तो कुछ बताओ, सब खैरियत तो है ना? दादी माँ ने यूं सबको साथ आते देखा तो और भी परेशान हो गईं। तो अम्मी जान दादी माँ के कामते वजूद के गले लगकर रो पड़ीं। मोमानी जान, राबिया दुल्हन इस दुनिया से रुखसत हो गईं। हाय मेरा बच्चा। दादी माँ बिलक बिलक कर रो पड़ीं। अरे मेरे बच्चे का घर लुट गया, मेरी बच्ची रमशा कैसी तन्हा हो गई होगी। परदेस में कौन तसल्ली देगा इसे। इतने शोर हंगामे को सुनकर सबके कमरों के दरवाजे खुल गए और थोड़ी देर में सारा घर लाउंज में जमा हो गया। जब जरा सबके दिल काबू में आए तो आगा जान ने जहाज से कहा कि अमेरिका कॉल बुक कराओ। आधे घंटे बाद कॉल मिली तो सबने बारी बारी ताज़ियत की। बाद में सबने फैसला किया कि अब फूल चचा से कहेंगे कि वो वापस पाकिस्तान आ जाएं। रमशा अकेले कैसे रहेगी? माएँ तो बेटियों का साहिबान होती हैं। सो इन्हें पाकिस्तान बुलाने का फ़ैसला कर लिया गया। फिर कुछ दिन बाद फूल चचा का मुफस्सल ख़त आया जिसमें उन्होंने सारी सूरत हाल बताई और लिखा था कि वो ख़ुद भी पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। रमशा बहुत बिखर गई है, बहुत तन्हा हो गई है। बस रुकावट इस बात की है कि इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। वैसे भी ऑनर्स का आखिरी साल है, वो फ़ारिग हो जाएं तो फिर आते हैं। इतने में मैं अपना बिज़नेस समेट लूँगा। डिफेंस में बनी 1000 गज़ की कोठी में वजाहत हुसैन की पूरी फैमिली आबाद थी। इससे पहले वो मीरपुर ख़ास में रहते थे। बेतहाशा ज़रीं ज़मीनों और बागात के मालिक थे। ये ज़मीनें और जागीर पुश्तों से चली आ रही थीं, मगर जब वजाहत हुसैन के बच्चे हुए तो बच्चों की तालीम और अच्छे मुस्तकबिल के खातिर वो सारी जिम्मेदारी छोड़कर कराची आए और यहाँ कई फैक्ट्रियाँ और मिलें लगा लीं। इनकी औलादों में 3 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े अमीर हुसैन थे जिनकी शादी उन्होंने ख़ानदान ही में अपनी बहन की बेटी से की थी। हर लिहाज से हम पल्ला लोग थे। इनके भी 2 बेटे थे, फवाद और जहाद। दूसरे कमाल हुसैन थे जिन्होंने ख़ानदान से बाहर अपनी पसंद की शादी करनी चाही, मगर वजाहत हुसैन ने इसकी इजाज़त नहीं दी तो उन्होंने खुद ही शादी कर ली। तो वजाहत हुसैन ने बतौर नाराज़गी इनसे सब ताल्लुक़ तोड़ लिए तो वो अमरीका जा बसे। जिनकी सिर्फ़ एक ही बेटी थी रमशा। इनसे छोटी बेटी यास्मीन थी जो शादी के 2 साल बाद बेवा होकर और एक बेटा साजिद को लेकर बाप की दहलीज पर आन बैठी थीं। तीसरे और सबसे छोटे बेटे निहाल हुसैन थे जिनके 2 बेटे हमाद फैसल और बेटी इरम थी। कमाल हुसैन से बहुत अरसा तक ताल्लुक़ टूटा रहा। सब लोग लाख चाहने के बावजूद बाप के हुक्म की खिलाफ वर्जी न कर सके, मगर जब इनका इंतकाल हुआ तो अमीर हुसैन ने चुपके से कमाल हुसैन को इत्तला कर दी
तो वो अपनी बीवी और बच्ची समेत दौड़े चले आए और ममता की मारी से सकती माँ ने सब गम भूलकर बेटे और बहू को सीने से लगा लिया। कमाल हुसैन तो जल्द ही कारोबारी मसरूफियत की वजह से अमेरिका वापस चले गए, मगर बीवी और बेटी को कुछ अर्सा के लिए छोड़ गए। इस वक्त रमशा मैट्रिक की स्टूडेंट थी। राबिया बेगम ने बहुत कम वक्त में अपनी मोहब्बत और हुस्न सलूक और खिदमत गुजारी से सबके दिल जीत लिए और साबित कर दिया कि कमाल हुसैन का इंतखाब गलत नहीं था। काश अम्मी जान अब्बा जान ने मुझे माफ़ कर दिया होता। एक दिन वो अम्मी जान के घुटने छूकर बोली, अरे नहीं राबिया दुल्हन, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तड़पते तो वो खुद भी बहुत थे, मगर ये जो झूठी अना होती है बड़ी बुरी चीज़ है। इसी ने रोके रखा और झुकने नहीं दिया। उन्होंने प्यार से राबिया बेगम को गले लगा लिया। फवाद भाई चूंकि सबसे बड़े थे, इसलिए सबके भाईजान थे, रिजर्व रहते थे, मगर जहाद इस घर की सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत थे क्योंकि वो नहायत नफीस तबीयत और शहाना आदत व अतवार के मालिक थे। अलबत्ता छोटे चचा की इरम, हमाद और फैसल से रमशा की खूब दोस्ती हो गई थी। ये जहाद भाई आखिर हैं क्या चीज़? एक दिन रमशा ने इरम से पूछा, अरे चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त हैं, मगर ज़रा मूडी टाइप हैं, बस ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में मगन रहते हैं, जब भी तो हमेशा फर्स्ट क्लास पोजीशन लेते हैं। कितनी डैशिंग पर्सनैलिटी है और शायद इसीलिए थोड़ा सा मगरूर हो गए हैं। इस कदर लड़कियां मरती हैं, मगर मजाल है जो कभी किसी को लिफ्ट दी हो। इरम ने तफसील से रमशा को जहाद के बारे में बताया। बाय द वे, कहीं आप तो इन लड़कियों में शामिल नहीं जो जहाद पर मरती हैं? रमशा ने शौकी से हंसते हुए इरम से पूछा। शायद, इरम ने कहा और दोनों कहका लगाकर हंस पड़ी। साजिद गाहे बगाहे इनकी महफिलों में शरीक होते रहते थे। उन्होंने रमशा का बहुत ख्याल रखा, इसे खूब घुमाया फिराया, सैर कराई और रमशा भी जैसे इनकी संगत में बहुत एंजॉय करती। रमशा का बहुत दिल चाहता कि कभी तो जहाद इनके साथ चलें, मगर इनके पास फुर्सत कहाँ थी। सो वो हमेशा रमशा को गहरी नज़रों से देखते हुए सॉरी कहते थे। फिर तकरीबन दादी माँ की इद्दत पूरी होने तक रमशा और इसकी मम्मी पाकिस्तान रहीं और फिर अमेरिका चली गईं। फिर दोबारा फवाद भाई की शादी पर आना हुआ। ख़ानदान की पहली शादी थी, खूब दिल खोलकर अरमान निकाले गए। फवाद भाई की दुल्हन रोमी भी बड़ी अच्छी तबीयत की थी। बहुत जल्द वो सबके साथ सेट हो गईं। अमेरिका वापस आने के बाद रमशा को जो शख्सियत सबसे ज़्यादा याद आती थी वो जहाद की थी। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि इन दोनों ने कभी कोई अच्छा और खुशगवार वक्त एक साथ गुजारा हो, मगर न जाने क्यों वो अनजाना सा रूठा रूठा सा मकरूर सा शख्स इसे बहुत भाग गया था। हालांकि वो खुद बेतहाशा हुस्न के मालिक थी, मगर जहाद ने कभी भी इस पर यह जाहिर नहीं किया कि वो भी कोई चीज़ है, जबकि इसके बरक्स सजीद इशारों इशारों में कई मरतबा अपनी पसंदीदगी का इजहार कर चुके थे। कभी कभी तन्हाई में रमशा जहाद और साजिद का मुआवजना करती तो सोचा करती कि साजिद जैसे लोग तो कदम कदम पर मिल जाते हैं, मगर जहाद जैसे लोग फिर अपने पागल दिल के मुतालबे पर घबरा कर सोचती। जहाद, मैं तो पहले ही लम्हा आपकी असीर हो चुकी थी, इसलिए कि पहली ही नज़र ने इसके दिल को यह अदराक बख्श दिया था कि जहाद ही वो शख्स है जिसके बारे में इसने अनजाने में सोचा था। हालांकि पहली नज़र में तो इंसान दूसरे शख्स की सिर्फ हुस्न व खूबसूरती और स्मार्टनेस को ही देखता है। मुझे क्या इनकी खूबसूरती से मोहब्बत है? वो अपने आप से सवाल करती। नहीं, इसके दिल से जवाब मिलता। खूबसूरती तो यहाँ अमेरिका में बिखरी पड़ी है। कितने ही अमरीकी और पाकिस्तानी लड़कों ने इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर जहाद में ऐसी कोई ख़ास बात है। मैं क्यों जहाद के ना बढ़े हुए हाथों को थामना चाहती हूँ? वो अपने आप को डांटती। मगर ये जो दिल के फैसले होते हैं ना, इनकी वजूहात से हम लाइल्म होते हैं। ये सब लाशऊरी तौर पर होता है। सो रमशा बेगम भी जहाद के लिए अपने दिल में हर लम्हे एक ऐसी तपश और आग महसूस करने लगी। वो धीमे धीमे सुलगती रहती। बहुत अनहोनी सी बात हो गई थी और बिल्कुल अनजाने में रमशा का चेहरा बार बार जहाद के आगे खुली किताब पर चमक रहा था। सो जहाद ने किताब बंद की और कंबल को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटकर बेड पर लेट गए। अब वो यकसुई से रमशा के बारे में सोच रहे थे। कितना अच्छा लग रहा था इन्हें। अमेरिका में रहते हुए भी वो कितनी मशरकी सी है, अपनी ज़ात में मगन रहने वाली, बिल्कुल किसी ब्लोरीन गुड़िया की मानद। कितना तिलस्म है इसकी आंखों में, दूसरे फरीक को किस तरह जकड़ लेती है। वो चुपके चुपके इसकी तरफ देखते, मगर फिर घबरा कर निगाहें हटा लेते, कोई इनकी चोरी पकड़ न ले। और वाकई किसी को भी खबर नहीं होती, खुद इनको भी। आज जब इसके आने की इत्तला हुई तो दिल इन्हें बता रहा है कि वो खुद भी तो इसके दीदार के मुतलाशी हैं। एयरपोर्ट पर सभी इन्हें लेने गए थे। वो बारी बारी सबके गले लगकर सिसक पड़ी। सभी ने ताज़ियत की, मगर वो जालिम होंठ पीछे खामोश खड़ा रहा। जब वो सबसे मिल चुकी तो आहिस्ता से इसके नज़दीक आकर बोला, आई एम सॉरी रमशा, मुझे चच्ची जान के यूं चले जाने का बहुत गहरा दुख हुआ है। तो इसने आहिस्ता से गर्दन हिला दी। चलो भाई, अब घर चलकर बाकी बातें होंगी। आगा जान ने हाथ से इशारा किया। जहाद ने आगे बढ़कर रमशा के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मगर यास्मीन पुप्पो इसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाने लगी। तो कमाल चचा, आगा जान और फवाद भाई वगैरह
इसकी गाड़ी में बैठ गए। जहाद ने सख्ती के साथ अपने होंठ भींचे और ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ा दी। आहिस्ता जहाद आहिस्ता। भाई क्या परेशानी है तुम्हें? कितनी मर्तबा समझाया है कि आहिस्ता ड्राइव किया करो। आगा जान ने इन्हें तनबीह की। जी अच्छा कहकर उन्होंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी, मगर जहन मुसलसल उलझन का शिकार हो रहा था कि वो क्यों नहीं इनकी गाड़ी में बैठी। इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सबको उतार कर वो खुद गाड़ी को लेकर बेमकसद इधर उधर दौड़ाते फिरे। फिर कमाल हुसैन ने फैसला किया कि ज़रा कारोबार सेट कर लें तो अलहदा घर का भी बंदोबस्त कर लेंगे। मगर दादी माँ ने इनका ये फैसला सुना तो बिलक उठी। कमाल बेटा, इतने अरसा माँ के कलेजे से दूर रहे हो, अब आए हो तो फिर दूर हो जाना चाहते हो। पता नहीं मेरी कितनी ज़िंदगी रह गई है, क्यों मेरी ममता को तरसा रही हो। फिर आगा जान और छोटे चचा के बेहद इसरार पर वो वहीं रहने पर रजामंद हो गए। बंगले का वो हिस्सा जो आगा जान के तसरफ में था, बल्कि खाली ही था, रमशा और कमाल हुसैन को दे दिया गया। इन्हें चाहिए भी सिर्फ 2 कमरे थे और एक लाउंज था जो इनके इस्तेमाल में रहता था। खाना अलहदा पकता था, मगर दस्तरख्वान पर सब इकट्ठे बैठते थे और यूं किसी को अलग होने का एहसास नहीं था। रमशा को बोर होते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। ज़िंदगी यूं ही बेमसरफ गुजर रही थी। यूनिवर्सिटी में अभी दाखिले नहीं हो रहे थे। इस तरह रमशा की तालीम का साल यूं ही ज़ाया हो गया। वो बेमकसद किताबें पढ़ती या फवाद भाई के बच्चों के साथ खेलती या फिर घूमने फिरने निकल जाती। खुदा खुदा करके तवील बोरियत का ये वक्त ख़त्म हुआ और यूनिवर्सिटी में दाखिले शुरू हो गए। इसे एमए करना था, तो वो दिलो जान से पढ़ाई में जुट गई। यूनिवर्सिटी में इसकी सदफ से दोस्ती हो गई और यहाँ छोटे चचा की बेटी इरम से इसकी गाड़ी छिनती। दूसरे साजिद इस पर बहुत मेहरबान रहते। बाज़ मर्तबा तो रमशा इनकी बातों से बहुत परेशान हो जाती। इस दिन तो गज़ब ही हो गया। वो शाम के वक्त उकताहट महसूस कर रही थी। इरम भी घर पर नहीं थी, तो सोचा कि बाग में टहल ले। सो वो चहलकदमी के लिए निकल आई। ठंडी ठंडी हवा में अंदर की घुटन में कमी महसूस हुई, तो वो गुनगुनाती हुई मोतिये के पौधों की तरफ निकल आई। कितनी फरहत बख्श महक है। वो आंखें बंद किए लंबी लंबी सांस ले रही थी। गोल्डन बाल उड़ उड़ कर इसके गुलाबी गालों को चूम रहे थे, मगर इसने इन्हें ये शरारत करने से नहीं रोका। हल्के से खंगारने की आवाज़ पर वो चौंक कर वो इस शहर से आज़ाद हो गई। देखा तो साजिद खड़े इसे बड़ी पुरशौक निगाहों से देख रहे थे। अरे आप कब आए? वो पजल सी हो गई। काफ़ी देर से। कोई काम था क्या? इसने उकता कर कहा। साजिद की यूं दखल अंदाजी इसे बड़ी खुली। काम तो कोई नहीं, बस यूं ही तुम्हें देखना चाहता था, वो इसी अंदाज से बोले। मगर मुझे ज़रा काम है। इसने वापसी के लिए कदम बढ़ाए। सुनो तो रमशा। उन्होंने आगे बढ़कर इसकी कलाई थाम ली। प्लीज़। रमशा ने कसमसा कर अपनी कलाई छुड़ा ली। अच्छा ये बताओ कि एमए के बाद क्या प्रोग्राम है? पहले एमए तो कर लें। वो हस्बे आदत हंस पड़ी। तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। इसी तरह हंसती रहा करो। वो इसके नज़दीक आकर बोले। अच्छा इतला देने का शुक्रिया। वो फिर खिलखिला पड़ी। फिर ऐसा लगा जैसे एक साया सा लहराया और गायब हो गया। कौन था? रमशा आगे बढ़ी। अरे कोई नहीं, साहब था। शायद हमारे दरमियान मखल नहीं होना चाहता था, इसलिए पलट गया। सुनो रमशा, साजिद की आवाज़ भारी हो गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर कह लीजिएगा, मुझे ज़रा काम है। वो बेचैन हो रही थी। पता नहीं जहाद इसे और साजिद को तनहा देखकर क्या समझें। नहीं आज ही, बल्कि अभी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। बोलो। उन्होंने फिर इसकी कलाई थाम ली। साजिद भाई ये क्या हरकत करते हैं आप? इसने सख्त नागवारी से कहा और तेज़ी से अपनी कलाई छुड़ा ली। अच्छा लो, मगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो बेताब हो रहे थे इसके मुंह से इकरार सुनने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहती हूँ। और हाँ, आज के बाद आप आइंदा कोई बात नहीं करेंगे। इतना कहकर वो तेज़ से इस कदमों से अंदर चली आई। रमशा प्लीज़ रमशा। मगर इसके बढ़ते कदम नहीं रुके। इसे साजिद की ये हरकत और बात बहुत बुरी लगी थी। अंदर आकर वो धम से सोफे पर गिर पड़ी। अंदर जहाद दूसरे सोफे पर बैठे बजाय हाथ में अखबार मुंह के आगे किए हुए थे, मगर निगाहें खामोशी से रमशा का जायजा ले रही थीं। रमशा और साजिद को यूं लॉन में देखकर इनकी अजीब हालत हो रही थी और ख्वामख्वाह गुस्सा आ रहा था। फिर बर्दाश्त ना हो सका तो पूछ बैठे। अंदाज तंजिया था। क्यों, क्या लड़ाई हो गई? अभी कुछ देर पहले तो बड़ा खुशगवार मूड था। वो तो वैसे भी तपी बैठी थी, झंझला उठी। आपसे मतलब? और रमशा का यह जुमला जल्दी पर तेल का काम कर गया। इन्हें अपनी शदीद इंसल्ट महसूस हुई और वो उठकर अपने बेडरूम में आ गए। अंदर आकर वो बेदम से आराम कुर्सी पर गिर पड़े। मैं क्यों इसके बारे में सोचता रहता हूँ? कितनी मगरूर सी है। क्या समझती है अपने आप को? मुझसे तो कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती। कैसे हंस हंस कर इससे बातें करती है। शायद इसे पसंद करती है। जब देखो साजिद इसके पास बैठा है, इसे बाहर ले जा रहा है। हाँ ठीक ही तो है। शायद वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, खूबसूरत बातें करता है, इसे लड़कियों का दिल जीतना आता है। उन्होंने थक कर सोचा। तुमने भी तो कभी इससे ढंग से बात नहीं की।
कभी इसके पास नहीं बैठे, कहीं घुमाने नहीं ले गए। इस दिन जब इसके पाँव में ज़ोर से चोट लगी थी और नाखून टूट गया था, तो अम्मी जान ने कितना कहा था कि इसे डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, और तुम किस तरह काम का बहाना करके अपने कमरे में आ गए थे। इसके बरक्स अजीर कैसे हज़ार जान से कुर्बान हुआ जा रहा था, इनके दिमाग ने सजिंच की। मगर इस तरह की हरकतें करना मेरे मिजाज और फितरत के ख़िलाफ़ है। मैं कभी भी इससे नहीं कह सकता कि रमशा बेगम, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो पैगाम जो मैं ज़ुबान से इसको नहीं दे सकता, वो मेरी आंखों से क्यों नहीं पढ़ सकती। उन्होंने घबरा कर सोचा, तो फिर बैठे रहना, साजिद इसे जीतने में कामयाब हो जाएगा। दिमाग मुसलसल समझा रहा था, मगर इनकी अना इन्हें झुकने नहीं दे रही थी। दिलो दिमाग की इसी जंग में वो बुरी तरह थक चुके थे। इस दिन यूनिवर्सिटी में कोई ख़ास पीरियड नहीं था, या शायद पढ़ाई का मूड ही नहीं बन रहा था। और देर तक सदफ से बातें करते रही। चलो भाई रमशा, उठो ना, बहुत बातें हो गईं। हमने इतना वक्त ज़ाया कर दिया, ये वक्त हम लाइब्रेरी में भी लगा सकते थे। घड़ी पर निगाह पड़ते ही सदफ हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। छोड़ो सदफ, बैठो, आज मेरा पढ़ाई का कतई मूड नहीं हो रहा है। क्यों, खैर तो है? आज तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? वरना मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें पढ़ाई की फ़िक्र रहती है। सदफ ने हैरत से इसे देखा। बस पता नहीं क्या बात है। रमशा के चेहरे पर एक अजीब सी सुगवारी फैली हुई थी। नहीं भाई, कोई तो बात है। सदफ ने इसे कुरेदा। तब रमशा ने कल शाम वाली साजिद के साथ होने वाली गुफ्तगू इसके आगे दोहरा दी। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? परेशानी की बात यह है कि ज़हाद हमें वहाँ देखकर ना जाने क्या समझे हों। मैं नहीं चाहती कि इन्हें साजिद की और मेरी बाबत कोई गलतफहमी हो। और रूहानसी हुई जा रही थी। अरे तो कौन सा ज़हाद ने तुम्हें ऐसी कोई बात कही है जिससे तुम यूँ हलकान हो रही हो? बस पता नहीं सदफ, समझ में नहीं आता कि मैं इनकी किस अदा पर मरमिटी हूँ। वो शख्स मुझसे जितना दूर भागता है, दिल इतनी शिद्दत से इसका तलबगार होता है। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। इसने अपना दिल पहली मर्तबा सदफ के आगे खोलकर रख दिया। इसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर आज इसने अपनी ज़ुबान से सहाद की मोहब्बत का इकरार नहीं किया तो इसका दिल फट जाएगा। और सदफ आंखें फाड़े इसे देख रही थी। ईमानदारी से बता सदफ, क्या मेरे अंदर ऐसी कोई बात नहीं जो इन्हें भा सके? इसके आंसू बह निकले। पागल मत बनो रमशा, संभालो अपने आप को। बाज़ मर्तबा ज़िंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं कि जिसे हम पाना चाहते हैं, इसे हमारी तलब नहीं होती, और जिससे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं वो हमारा तलबगार होता है। तुम साजिद के मोहब्बत भरे हाथ थाम लो और छोड़ो, मिट्टी डालो सहाद की मोहब्बत पर। नहीं नहीं रमशा, ये बात मेरे बस की नहीं है। वो मुसलसल रो रही थी और सदफ इसके हाथ थामे थपकियां देती रही। थोड़ी देर में जब दिल का गुबार आंखों के रास्ते धुल गया तो वो खड़ी हो गई। मैं फिर कह रही हूँ रमशा, तू साजिद के बारे में सोच, वरना ये एकतरफा मोहब्बत तुझे सुलगा सुलगा कर मार देगी। अरे हाँ, तुम खुद क्यों नहीं जहाज से बात कर लेती? सदफ ने बड़े मज़े से कह दिया। नामुमकिन, मैं तो मरकर भी ऐसा नहीं कर सकती। और हाँ, खबरदार, जो आइंदा तुमने कभी किसी के आगे इस बात को दोहराया। मैं तो अपना ये राज हमेशा के लिए अपने सीने ही में दफन कर लेना चाहती थी, मगर ना जाने कैसे आज तुम्हारे सामने मैं इतनी कमज़ोर हो गई। रमशा शर्मिंदा सी होने लगी। अच्छा छोड़ो, भूल जाओ, सदफ ने इसे प्यार करते हुए कहा, और दोनों खामोशी से धीरे धीरे कदम उठाती पार्किंग लॉट की जानिब बढ़ने लगीं। 3 बजे के करीब रमशा घर आई तो हर जानिब एक सन्नाटे का एहसास हो रहा था। न ताई जान की आवाज़ किचन की जानिब से आ रही थी, न चची जान दादी माँ के तख्त के करीब थी। हद ये कि दादी माँ भी गायब थीं। वो सबके कमरों में झांकती, सबको ढूंढती फिर रही थी। रोमी भाभी भी गायब हैं। या अल्लाह, सब कहाँ गायब हो गए? वो इरम के कमरे में आई, वो सर तक चादर ताने सो रही थी। रमशा ने एक झटके से इसकी चादर का कोना पकड़कर घसीट डाला। क्या बदतमीजी है? वो बगैर आंखें खोले धाड़ी। ए मोहतरमा, तुम यूं पड़ी सो रही हो? सारा घर कहाँ गायब है? खैरियत तो है? रमशा ने चादर का गोला बनाकर एक तरफ फेंका और धम से बेड पर बैठ गई। ये बात पूछने के लिए मेरी इतनी अच्छी नींद खराब कर दी। इरम ने एक जोरदार जमाई ली और पालती मारकर बैठ गई। ये इतनी सी बात है, जब एक साथ सारी खवातीन गायब हो जाएं तो यकीनन बड़ी बात होगी। बड़ी बात? हाँ, बड़ी बात तो है। इरम ने तकिया उठाकर गोद में रखते हुए कहा। पूरी बात बग भी चुको। रमशा ने इसकी गोद से तकिया उठाकर फेंक दिया। मुझे इतनी टेंशन हो रही है और मोहतरमा का इत्मीनान देखो। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। रमशा इरम के हंसने से चिढ़ रही थी। अरे भाई, रोमी भाभी की तबीयत ख़राब थी, अस्पताल गए हैं सब, और जनाब एक अदद प्यारा सा भतीजा आया है। इरम ने गुस्से से कहा। उफ तौबा, मैं तो घबरा गई थी। फिर खुशी से चीखी, क्या मुन्ना सा भतीजा? चलो उठो, हम भी अभी चलेंगे अस्पताल। इसने इरम का हाथ पकड़कर खींचा। अरे बाबा, ज़रा फ्रेश होकर खाना तो खा लो। रोमी भाभी की एक अदद प्यारी सी बेटी थी और अल्लाह ताला ने पहला बेटा दिया था, इसलिए खूब खुशियाँ मनाई गईं। आजकल घर में खूब रौनक थी। रोमी भाभी की छोटी बहन भी आई हुई थी।
खूब हल्ला गुल्ला रहता था, मगर जहाद इस शोर हंगामे से बेनियाज अपने कामों में मसरूफ रहते। इस दिन रात गए ये महफिल जमी तो समीना को अचानक जहाद का ख्याल आया, अरे ये साहब बड़े खुश्क मिजाज हैं, कभी भी हमारी महफिलों में शरीक नहीं होते, चलो इरम इन्हें बुलाकर लाते हैं। अरे बाबा बड़ा मुश्किल काम है, मजाल है जो वो किताबों का कीड़ा इधर आए। इरम ने कुछ इस अंदाज से कहा कि सभी हंस पड़े। फिर एक बहुत ही हैरत अंगेज किस्म की बात हो गई। देखा कि जहाद मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया, जहाद भाई भी आ गए। फैसल उछलकर जहाद के बराबर में जा बैठा। फिर सब बातों में मसरूफ हो गए। समीना और इरम जहाद से न जाने क्या क्या बातें कर रही थीं। जहाद ने देखा कि वो बज़ाहिर अनजान और बेनियाज सी रोमी भाभी के बेटे को गोद में लिए इसे खिला रही थी, इसे गुदगुदा रही थी। हंसते हुए फहद को रमशा ने जब जोर से सीने से लगाकर प्यार किया तो जहाद की अजीब सी हालत हो गई और उन्होंने अपनी तवज्जो फौरन हटा ली। अपनी सोचों के हसार से निकली तो देखा कि जहाद इरम से खूब बातें कर रहे हैं। वो आहिस्ता से न जाने क्या कह देते हैं कि वो शर्माकर हंस देती है। साजिद भी काफ़ी देर से इन दोनों को देख रहे थे। रमशा की इस दिन वाली बात से वो सोच रहे थे कि कहीं रमशा और जहाद, मगर आज इन्हें कुछ इत्मीनान सा हुआ। उन्होंने रमशा को ढूंढना चाहा मगर वो जा चुकी थी। बाद में रमशा ने इरम को कुरेदा, जहाद तुमसे इस दिन क्या बातें कर रहे थे? अरे हाँ रमशा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। इसके अंग अंग से खुशियाँ फूट रही थीं। पता है जहाद ने आज तक इस किस्म की कोई बात नहीं की जैसी वो इस दिन कर रहे थे। मैंने तो तमाम रात हसीन सपने देखते गुजार दी। तो क्या तुम जहाद से? रमशा ने आंखें फाड़कर इरम को देखा। हाँ रमशा, इरम ने आंखें झुकाकर इकरार किया। मेरे तो मम्मी पापा की भी शदीद ख्वाहिश है। देखो शायद मम्मी दादी माँ से बात करेंगी। बस ये जहाद का फाइनल ईयर है ना, इधर मेरी भी तालीम मुकम्मल होने वाली है। और हाँ तुम्हें एक बात और बताऊँ, इरम आहिस्तगी से रमशा की जानिब झुकते हुए बोली, यास्मीन फूफो तुम्हें बहुत जल्द साजिद भाई के लिए मांगने वाली हैं। तुम्हें तो पता ही है कि साजिद भाई तुम्हारे लिए कितने सीरियस हैं। इरम धमाके पर धमाके किए जा रही थी और रमशा का दिमाग जैसे कहीं उड़ा जा रहा था। वो डोलते दिल के साथ उठते हुए बोली, अच्छा इरम फिर बात करेंगे, मुझे असाइनमेंट मुकम्मल करना है। अरे क्या तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? इरम ने गौर से इसकी जानिब देखते हुए पूछा। मैंने कहा ना फिर बात करेंगे। वो मसनूई मुस्कुराहट सजा कर बोली। अपने कमरे में आकर इसने कमरा बंद कर लिया और बिस्तर पर गिर पड़ी। दिमाग साएं साएं कर रहा था। इरम के अल्फाज हथौड़े बनकर इसकी समात पर बरस रहे थे और हर हर लफ्ज़ की ज़रब इसके हज़ार टुकड़े किए दे रही थी। ये सब क्या हो रहा है? इरम और जहाद, जहाद और इरम। मगर इसका दिल इनकार कर रहा था, मगर दिमाग ने टोका। इस दिन जहाद कितना खुश थे, इरम के बुलाने पर कैसे दौड़े चले आए और न जाने ऐसी क्या बात कह दी थी कि वो फूले नहीं समा रही थी। रहे साजिद भाई तो नामुमकिन, मेरा और इनका जहनी फासला बहुत है। इरम की इन बातों के बाद इसने अपने आप को काफ़ी मसरूफ़ कर लिया था। बस घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से अपने कमरे में बंद। फिर बहुत सा वक्त इसी तरह चुपके से गुजर गया। इम्तहानात का ज़माना आया और सब संजीदगी से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए। इसी दौरान एक और हंगामा हो गया। दादी जान बिल्कुल खामोशी से अल्लाह के घर सुधार गईं। 2-3 दिन घर में खूब हलचल सी रही। पढ़ाई भी मुतासर हुई। फिर सब दोबारा पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए। इतने सारे लोगों के होते हुए भी घर में सन्नाटों का राज हो गया था। रोमी भी बच्चों को खूब कंट्रोल में रखती कि पढ़ने वालों को डिस्टर्ब ना करें। खुदा खुदा करके एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो सब ने अपनी अपनी कोफ्त को मिटाने के लिए खूब सैर व तफरीह के प्रोग्राम बनाए। कुछ दिन के बाद जहाद के फाइनल ईयर भी ख़त्म हो गए तो वो अपने किसी दोस्त के साथ मरी का खान और नथिया गली सैर के लिए चले गए। सब कुछ इतना सुना सुना क्यों है? ना हवा में खुशबू है और ना कोई गीत। लगता है परिंदे भी गुनगुनाना भूल गए हैं। जहाद की घर में गैर मौजूदगी में वो यूं ही सारे घर में बुलाई बुलाई घुमा करती। दिल किसी तौर किसी काम में ना लगता था। इस दिन वो सोकर उठी तो शाम के 5 बज रहे थे। वो यूं ही मुंह हाथ धोकर और बालों में ब्रश फेरकर रोमी भाभी की तरफ निकल आई। देखा वो बच्चों समेत गायब थीं। याद आया कि इन्होंने सुबह ही बताया था कि दोपहर के खाने के बाद ज़रा अपनी अम्मी की तरफ जाएंगी। इसने वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो जहाद के कमरे के सामने थोड़ी देर के लिए ठहर गई। फिर ना जाने कैसे इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो गए। आज पहली मर्तबा वो जहाद के कमरे को देख रही थी, जहाँ इसके कदमों तले दबेज ब्लू कालीन था। चारों तरफ ब्लू ही कलर के रेशमी पर्दे थे और सामने ही जहाजी साइज का नरमोगदाज बेड बिछा हुआ था। एक तरफ बड़ी सी टेबल पर कंप्यूटर रखा था और सामने ही लाल जल्द वाली डायरी रखी थी। वो आहिस्ता से टेबल की तरफ बढ़ी और कांपते हाथों से डायरी के वर्क पलटने लगी। बहुत खूबसूरत शेर लिखे थे, कहीं कहीं खूबसूरत नज़में भी लिखी थीं। वो वहीं कुर्सी पर टिक गई। इन अशारों में शदीद मोहब्बत के साथ दुख का रंग नुमाया है। लगता है किसी को बहुत टूट कर चाहते हैं, शायद इरम। मगर इरम से शादी नामुमकिन तो नहीं, इसने खून होते हुए दिल के साथ सोचा, या फिर शायद कोई और। वो देर तक डायरी पर सर रखे सोचती रही, फिर खामोशी से निकल आई। बहुत से बेरंग व नूर दिन बीत गए। करने को कुछ भी नहीं था, बस रिजल्ट का इंतज़ार था। जहाद घूम फिर कर वापस आ गए थे।
रिजल्ट आया तो रमशा ने फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न ली थी। सब ने खूब गले लगा लगा कर मुबारकबाद दी। इस लम्हा इसे अपनी मम्मी बहुत याद आईं। सब ने मुबारकबाद दी सिवाय इस कठोर के। न जाने क्यों रमशा की आंखें जलथल होती जा रही थीं। वो भी इसके करीब चले आए। बहुत बहुत मुबारक हो रमशा। जी इसकी भीगी भीगी आंखें फैल गईं। क्यों क्या मैं मुबारकबाद नहीं दे सकता? उन्होंने अजीब से लहजे में कहा। बहुत शुक्रिया। इसने निगाहें नीची करके आहिस्ता से कहा। पता नहीं साहद ने क्या महसूस किया और फौरन पलट गए और रमशा इन्हें हैरानी से दिखती रह गई। फिर ताई जान ने इसके पास होने की खुशी में एहतमाम कर डाला। इसके लिए ड्रेस भी खुद सिलवाया। पापा ने लाख मना किया मगर इन्होंने ज़िद की कि रमशा तो मेरी बेटी है, मुझे इसकी खुशी पूरी करने दो। यूं पापा इनकी मोहब्बत के हाथों हार गए। इस दिन के लिए फिरोजी कुर्ते और चूड़ीदार पजामा और बड़े से दुपट्टे के साथ वो कोई छोटी सी परी मालूम हो रही थी। साजिद भाई तो लगता है कि आज जान से गुजर जाएंगे। एरम ने इनका वेल्हानापन देखते हुए रमशा को छेड़ा। बको मत, यूं किसी का मजाक नहीं उड़ाते। रमशा ने हंसते हुए कहा। सब ने एक से बढ़कर एक कीमती तोहफा दिया था मगर साहब तोहफा क्या देते, वो तो इस दिन सिरे से गायब ही थे। आगा जान और ताई जान भी खूब नाराज हुए मगर इन्होंने कहा कि एक दोस्त इंग्लैंड जा रहा था, इसे सी ऑफ करने चला गया था। आजकल घर में बड़ी पुरसरार किस्म की सरगोशियां हो रही थीं। सब बुजुर्ग सर जोड़े मशवरों में मसरूफ थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या होने वाला है। भांडा इस दिन फूटा जब पापा ने इसे अपने कमरे में बुलाया और पूछा, रमशा बेटा अब तो तुम्हारा एमए भी मुकम्मल हो गया है और मैं चाहता हूँ कि अपने फ़र्ज से जल्द से जल्द सुबकदोश हो जाऊँ। पापा ने चंद लम्हों के लिए ठहर कर फिर कहा, यास्मीन बाजी ने तुम्हारा रिश्ता साजिद के लिए मांगा है। मैंने सबसे मशवरा किया है, सब राजी हैं मगर मुझे लगता है कि भाभी जान इस पर दिल से राजी नहीं है। बहरहाल तय ये पाया कि तुम्हारी रजामंदी हो तो इन्हें कोई मस्बत जवाब दे दिया जाए। अपनी बात ख़त्म करके पापा सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखने लगे मगर रमशा पापा की सारी बातों के दौरान सर झुकाए बैठी थी और इसी तरह बैठी रही। कुछ तो बोलो मेरी जान, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना फैसला पापा को सुनाओ। उन्होंने इसके झुके सर पर हाथ रखकर इंतहाई प्यार से पूछा मगर जब टप टप दो मोटे मोटे आंसू इसकी आंखों से बहकर इसके बंद हाथों पर आन गिरे तो पापा चौंक उठे। क्या बात है चंदा, क्या तुम्हें साजिद पसंद नहीं है? तो बेसाख्ता वो पापा के कंधे पर सर रखकर सिसक पड़ी। आई एम सॉरी पापा। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, तुम परेशान मत हो, मैं इन्हें मना कर दूंगा। उन्होंने सब कुछ समझ कर इसे तसल्ली दी मगर फिर कुछ सोचते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि मेरे इनकार के बाद इस घर में कितना हंगामा होगा। यास्मीन बाजी ने पहले ही कह दिया था कि मैं इनकार नहीं सुनूंगी मगर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज़ है। शुक्रिया पापा, आई लव यू। वो खुशी से खिल उठी और दोबारा पापा के सीने से जा लगी। आई लव यू टू माई चाइल्ड। पापा ने प्यार से इसे थपथपाया और कमरे से निकल गए और फिर हुआ भी यही कि जिसकी पापा को तवक्का थी। यास्मीन पुप्पो ने घर में हंगामा मचा दिया। सभी हैरान थे कि साजिद जैसा आला तालीम याफ्ता, तनहा इतने बड़े बिजनेस का मालिक, हैंडसम और स्मार्ट लड़का सब कुछ ही तो था, फिर कमाल हुसैन ने इनकार क्यों किया? फिर रफ्ता रफ्ता ये बात सबको मालूम हो गई कि इनकार रमशा की जानिब से हुआ है। अपनी आंखों में अनजाने ख्वाब सजाने वाला साजिद हैरान परेशान खड़े का खड़ा रह गया। ये सब क्या हो गया? रमशा ने मेरे लिए इनकार कर दिया मगर इसके किसी अंदाज से मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे नापसंद करती है। इसने खुद रमशा से बात करने का फैसला कर लिया। रमशा रमशा तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मेरे दिल के हाल से नावाकिफ़ हो? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। मेरी और तुम्हारी तो इतनी अच्छी दोस्ती है। तो वो सब क्या था? इसने गुस्से से रमशा को पकड़कर झंझोड़ डाला। मेरी और आपकी सिर्फ दोस्ती थी साजिद, और दोस्ती और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है। मैंने कभी भी आपसे वो मोहब्बत नहीं की जो आप चाह रहे हैं। मेरे दिल ने तो कभी भी आपको इस हैसियत से तस्लीम नहीं किया। दिल दिल क्या चाहता है तुम्हारा दिल? मुझे बताओ, मैं तुम्हें हर शय दे सकता हूँ, तुम कहो तो सही। वो मुसलसल गुस्से से पूछ रहे थे। छोड़ें साजिद, ये दिलों के मामले इतने आसान नहीं होते। बाज़ मर्तबा हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। बहरहाल अगर आपको मेरे इनकार से सदमा पहुंचा है तो माफ़ कर दें। वो आहिस्ता से बोली, नहीं रमशा नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मेरी दुआ है कि खुदा करे तुम भी जिससे चाहो वो तुम्हें कभी भी ना मिले। तुम भी इसी तरह तड़पो, तुम्हें भी ठुकराए जाने का एहसास हो। ये कहते हुए साजिद ने रमशा के कांपते वजूद को जोर से बेड की जानिब फेंका और तेजी से बाहर निकल गए। रमशा अपने सुन वजूद के साथ बिस्तर पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रो दी। मुझे इतनी बुरी बदवा ना दो साजिद, मैं तो पहले ही से पोर पोर जख्म हूँ। देखो मेरा दिल जख्मी है। जिसका दिल जख्मी हो वो क्या किसी को खुशी दे सकता है? बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आया हो। आंधी आ गई हो मगर तूफान तो इसके अंदर उतरा हुआ था। जब खुद के अंदर का मौसम खराब हो जाए तो बाहर का मौसम खुद ही बुरा लगने लगता है। रमशा ने देखा कि खिड़की के पट बड़ी जोर जोर से हिल रहे थे। इसने उठकर खिड़की बंद की और कमरा अंदर से लॉक करके लेट गई। फिर वही हुआ जिसका सबको डर था।
आज बहुत सालों के बाद यास्मीन पुप्पो ने इस घर से जाने का फैसला कर लिया। तीनों भाइयों ने बहुत रोका तो वो बोली, मुझे इतना अरसा हो गया इस घर में, क्या मैंने कभी आप लोगों से कुछ मांगा? आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपने बेटे की इस ख्वाहिश का इजहार किया था और आप लोगों ने कितनी बेदर्दी से मुझे खाली हाथ लौटा दिया। अब मैं और मेरा बेटा यहाँ रहकर मज़ीद जलील नहीं होना चाहते। आज मेरा बेटा इस काबिल है कि वो मुझे अलग घर लेकर दे सकता है। साजिद ने क्लिफ्टन में कोठी खरीद ली है। आप लोग चाहें तो मेरे यहाँ आ सकते हैं, मगर मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगी। जिस शाम पुप्पो जा रही थीं, रमशा खुद मिलने साजिद के कमरे में चली आई। साजिद, प्लीज़ मुझसे नाराज़ होकर मत जाइएगा। प्लीज़, क्या हम फिर से अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? इसने आहिस्ता से साजिद के करीब जाकर कहा, मगर वह खामोशी से दूसरी तरफ मुँह किए खड़े रहे। तो वो दुखी दिल के साथ अपने कमरे तक आ गई। यास्मीन पुप्पो के जाने के बाद सब लोग अजीब सी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। पापा खुद अपने आप को मुजरिम समझ रहे थे, मगर क्या करते वो, रमशा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी तो नहीं कर सकते थे। इन्हीं दिनों ज़हात का रिज़ल्ट भी आ गया। उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट क्लास फ़र्स्ट पोजीशन ली थी। सब बेहद खुश थे, ख़ासकर ताई जान और आगा जान। बहुत दिनों बाद कोठी में फिर हंगामे जाग उठे। मुबारक सलामत का सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। रमशा ने बहुत कोशिश की कि वह ज़हात को इसकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दे, मगर ना जाने क्यों वो ऐसा ना कर सकी। रमशा के साजिद से शादी से इनकार पर ज़हात काफ़ी हद तक मुतमईन तो हो गए थे, मगर दोनों में पहले दिन वाला फासला हनूस बाकी था। इस दिन सुबह से खूब बादल घिर घिर कर आ रहे थे। काली घटा हर तरफ छा रही थी। रोमी भाभी, आज कोई खूब मज़ेदार सी चीज़ खिलाएं। ज़हात बड़े खुशगवार मूड में रोमी भाभी के कमरे तक चले आए, जहाँ रमशा अनुषा के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। आज दिल तो वाकई पूरियाँ खाने को चाह रहा है। अभी तुम्हारे भाईजान का भी फ़ोन आया था कि वो दोपहर का खाना घर पर खाएंगे। क्या ख्याल है रमशा? उन्होंने रमशा को मुखातिब किया। हल्के फिरोजी सादा से कॉटन के सूट में वो बड़ी खिली दिखाई दे रही थी। ना चाहते हुए भी ज़हात की निगाहें बार बार रमशा पर टिक जाती। जी जी हाँ ठीक है, वो चौंक कर बोली। अच्छा, तो मैं ज़रा सरवरी को कह देती हूँ कि वो सारे इंतज़ामात करे। वो किचन की जानिब चल दी। कच्ची मिट्टी की सौंधी सौंधी महक नतनों से टकराई तो रमशा ने एक गहरी सांस ली। अरे वाह, शायद बारिश शुरू हो गई। चलो अनुषा, बारिश में चलते हैं। इसने जल्दी से अनुषा का हाथ पकड़कर उठाया। नहीं फूफो, मुझे बारिश से डर लगता है। अनुषा अपनी टांगें सुकेड़ कर बैठ गई तो वो अकेली ही लॉन की जानिब निकल आई। इसके जाने के बाद ज़हात भी चुपचाप बरामदे में खड़े होकर इसे बारिश के साथ इटखेलियाँ करते देख रहे थे। इस दिन बादल भी खूब टूट कर बरसे थे। खूब धुआंधार बारिश हो रही थी और हवा भी तेज़ चल रही थी। ज़रा देर में ही तमाम कपड़े भीग गए। हल्के हल्के बाल भीग कर पेशानी से चिपक गए थे और शर्ट ने भीग कर इसके नाजुक जिस्म पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी थी। तेज़ हवा के साथ साथ गरज चमक जब शुरू हुई तो सर्दी महसूस होने लगी तो वो किसी पत्ते की तरह कांपने लगी। ज़हात का जी चाहा कि इस लरसते पत्ते को समेट कर अपनी मजबूत पनाहगाह में ले ले, कहीं तेज़ हवा इसे उड़ाकर न ले जाए। बिजली ज़ोर से चमकी और वह हमारे खौफ के अंदर की जानिब भागी। अंदर आते हुए इसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी चीज़ से ज़ोर से टकराई है। पेशानी पर बड़े ज़ोर की चोट लगी थी। इसने आंखें खोलकर देखा तो ज़हात इसे दोनों हाथों में थामे खड़े थे। सर्दी की शिद्दत से गुलाबी होंठ जामनी हो गए थे। काजल फैल गया था। भीगे बालों की लटें इधर उधर झूल रही थीं और बालों और कपड़ों से पानी बूंद बूंद टपक रहा था। ज़हात इसे दोनों हाथों से थामे बेपनाह वाफिदगी से देख रहे थे। ज़हात, सॉरी, वो इनसे अपने बाजू छुड़ाकर बोली तो जैसे होश में आ गए। अपनी हरकत पर थोड़ा शर्मिंदा से हो गए और आहिस्ता से बोले, आंखें खोलकर चला करो। वह सर्दी से कांपती अंदर पहुंची तो रोमी भाभी इसे देखकर चीख उठी। कितनी बेवकूफ़ हो तुम, ये मौसम है नहाने का, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। आज छी। रमशा जोर से छींकी। उफ खुदाया, क्या आप खड़ी कांपती रहोगी? चलो कपड़े चेंज करो। भाभी ने झट अलमारी खोलकर अपना एक सूट इसे पकड़ा दिया। भाभी, वो मैं अपने कमरे में। पागल मत बनो, बाद में उतार देना। फिलहाल ये गीले कपड़े तो उतारो। कपड़े तब्दील करके वो वहीं भाभी के कमरे में कंबल ओढ़कर लेट गई। हालांकि काफ़ी वगैरह भी पी ली थी, मगर शाम तक इसे तेज़ बुखार ने आ लिया। बुखार इतना तेज़ था कि आंखें नहीं खुल रही थीं। सब इसके गिर्द जमा थे। ज़हात परेशान परेशान से डॉक्टर को बुला लाए। 2-3 दिन हो गए, बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ब्लड टेस्ट करवाया तो पता चला कि टाइफाइड हो गया है। इस मौके पर ताई जान की मोहब्बत दीदनी थी। वो मुस्तकिल इसकी पट्टी से लगी इसकी तीमारदारी कर रही थीं। खिलाफ़े तवक्का ज़हात भी बहाने बहाने से इसके कमरे के चक्कर लगाते रहते। इस दिन जब खाला जानी का फ़ोन आया तो ज़हात अम्मी जान को बुलाने चले आए। वो गफलत में लेटी रमशा के सराहने बैठी थीं। अच्छा ज़हात, तुम ज़रा देर इसके पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। अम्मी जान के जाने के बाद वो आहिस्तगी से इसके करीब बैठ गए। आंखें बंद किए, लाल भभूका चेहरा, मोहतरम आंखें और पपड़ी ज़दा होंठों से वो आहिस्ता आहिस्ता करा रही थी। सर को तकिए पर बेचैनी से कभी इधर और कभी उधर पटक रही थी। शायद सर में दर्द हो रहा था।
उन्होंने सोचा और आहिस्ता से अपने हाथ इसकी पेशानी पर रख दिए और हल्के हल्के दबाने लगे। अपने तीमारदार से बेखबर रमशा को कुछ सुकून मिला तो वो सो गई। वो गौर से इसके चेहरे की जानिब देखते हुए सोच रही थी, इस दिन तुम्हें मेरी नज़र लग गई। तुम क्या हो रमशा, हर रूप में हसीन लगती हो, सबसे जुदा, सबसे मुनफरिद। अम्मी जान के आने की आहट हुई तो वो संभल कर बैठ गए। फिर जब बुखार उतरा तो कमज़ोरी और नकाहत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मज़ीद चंद दिन के लिए ताई जान इसे अपनी तरफ ले गईं। इसी दौरान सब ने इसका बेहद ख्याल रखा। पापा और वो सबके बेहद मशकूर थे, मगर ताई जान ने हंसकर कहा, रमशा तो मेरी जान है, मेरी बेटी है। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं, कमाल के मैं इसे कितना चाहती हूँ। ताई जान की इतनी मोहब्बत देखी तो इसकी आंखें छलक आईं। इस लम्हा इसे मम्मी बेहद याद आईं। वो दिन सबके लिए बहुत मनहूस था जब ताई जान पर अचानक दिल का दौरा पड़ा और एक दौरे के बाद तबीयत संभल भी ना पाई थी कि दूसरा दौरा पड़ गया। सब तो परेशान थे ही, मगर रमशा तो तड़प उठी, या अल्लाह तुम मुझसे दोबारा मेरी माँ को मत छीनना। वो मुस्तकिल रो रो कर दुआ कर रही थी। अस्पताल में सब जमा थे, तब भी डॉक्टर ने आहिस्ता से आकर कहा, मरीज़ा की हालत नाजुक है, आप लोग दुआ करें। आप में ज़हाद कौन है? वो इनसे कुछ बातें करना चाह रही हैं। ज़हाद ने चौंक कर बाबा जानी की तरफ देखा तो बाबा जानी ने आहिस्ता से इनका कंधा थपथपाया और इनके साथ आईसीयू में आ गए। उन्होंने देखा कि जर्द चेहरा लिए वो आंखें बंद किए लेटी हैं। ज़हाद ने आहिस्ता से इनका हाथ थाम लिया और बड़ी मुश्किल से अम्मी जान का लफ्ज़ अदा किया। उन्होंने आहिस्ता से आंखें खोलीं। डॉक्टर्स इनके गिर्द जमा थे। ज़हाद मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? उन्होंने आहिस्ता से कहा। अम्मी जान आप फिक्र मत करें, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये कहते हुए ज़हाद की आवाज़ भर आ गई। ये सब तसल्लियाँ हैं, मैं जानती हूँ कि अब नहीं बचूंगी। बस तुम इतना करना कि रमशा को मेरी बहू बना देना। उन्होंने रुक रुक कर बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ अदा किए। अम्मी जान आप ठीक हो जाएं तो जो दिल चाहे कीजिएगा। मगर जवाब में अम्मी जान की आंखों से दो आंसू निकलकर इधर उधर फैल गए और उन्होंने खामोश होकर आंखें बंद कर लीं। तब डॉक्टर्स ने इन्हें बाहर जाने का इशारा कर दिया। बाहर आए तो सब ने पूछा, मगर ज़हाद और बाबा जानी खामोश रहे। 3 दिन के बाद ताई जान इस दुनिया से रुखसत हो गईं। रमशा तो जैसे बिखर कर रह गई थी। इसने अल्लाह से कितनी दुआ की थी कि अल्लाह करे ताई अम्मा सलामत रहे। इनकी मोहब्बत और शफ़क़त ने तो मम्मी की यादों को धुंधला दिया था। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, ये बड़े बड़े ज़ख्म मनमल कर देता है। 40वां भी हो गया। यास्मीन फूफो और साजिद ताई जान के इंतकाल वाले दिन आए थे, मगर इसके बाद इन्होंने किसी रस्म में शिरकत नहीं की। फिर एक दिन ताया जान ने कमाल हुसैन और निहाल हुसैन, छोटी चची जान, फवाद भाई और रोमी भाभी को अपने कमरे में बुलाया और बोले, आज मैंने तुम सबको एक अहम बात करने के लिए बुलाया है। इस दिन अस्पताल में तुम सब ने पूछा था ना कि इनकी वालदा ने ज़हाद को बुलाकर क्या बात की थी, तो सुनो। सब लोग पूरी तरह मुतवज्जा होकर इनकी बात सुनने लगे। उन्होंने ज़हाद का हाथ पकड़कर अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान की थी। चूँकि वो वक्त ये बात करने का नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा। मेरे ख्याल में आज वो वक्त आ गया है कि मैं मरहुमा की इस ख्वाहिश का जिक्र तुम लोगों से करूं। अब इसे पूरा करना ना करना तुम लोगों के इख्तियार में है। इतना कहकर ताया जान खामोश हो गए। आप कहें भाईजान, ऐसी भी क्या बात है? मरहुमा भाभी जान की ख्वाहिश का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है, कमाल हुसैन ने कहा। उन्होंने रमशा को अपनी बहू बनाना चाहा था, मगर ज़िंदगी ने मोहलत न दी, सो इस बात का वादा उन्होंने ज़हाद से लिया है। ताया जान ने गहरी नज़रों से कमाल हुसैन का जायज़ा लेते हुए कहा। ये सुनकर सब लोग चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए, मगर निहाल चचा और चची परेशान हो गए। मगर भाईजान, हम तो कुछ और। ठहरो, पहले कमाल को अपना फैसला सुनाने दो। उन्होंने हाथ उठाकर निहाल चचा को बोलने से रोक दिया। तब कमाल हुसैन बोले, भाईजान, जो मोहब्बत और प्यार रमशा को भाभी जान ने दिया था, इसके बदले में मैं इनकी इस एक ख्वाहिश को तो क्या 1000 ख्वाहिशें भी करती तो पूरा करता। रमशा आप ही की बेटी है, अब मैं क्या फ़ैसला सुनाऊं? मगर आप पहले रमशा से तो पूछ लें, कहीं वो इनकार ना कर दे। जली भुनी छोटी चच्ची, जो बहुत अरसा से ज़हाद पर इरम के लिए आंखें लगाए बैठी थी, तंजिया बोली, वो मेरी बेटी है, मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेगी। उन्होंने छोटी चच्ची के तंज को नज़रअंदाज करते हुए बड़े एतमाद से कहा, खुश रहो कमाल, तुमने हमारा मान रख लिया। ताया जान अपनी जगह से उठकर आए और कमाल हुसैन को गले से लगा लिया। बस हमें इस नए काम में देर नहीं करनी चाहिए, ताया जान ने कहा। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, आप खुद ही तारीख बता दें, कमाल हुसैन ने कहा। मैं अभी ये खबर इन दोनों को सुनाकर आती हूँ। रोमी भाभी भी मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। भाभी ने ज़हाद को मुक्का दिखाते हुए कहा, बेईमान, इतनी बड़ी बात मुझसे भी छुपा गए। बस भाभी क्या कहता, मैंने सोचा कि वक्त आएगा तो सबको खुद ही पता चल जाएगा। वक्त आ गया है जनाब, अब आप दुल्हा बनने की तैयारी करें, मगर पहले रमशा की मर्जी तो मालूम कर लें। ना जाने क्यों इनका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अरे वो तो अम्मी जान से इतनी मोहब्बत करती थी कि इनकी ख्वाहिश ठुकराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाभी जान ने नहायत एतमाद से कहा, वैसे भी मेरा देवर इतना स्मार्ट और हैंडसम है, भला कौन होगी जो अपनी किस्मत पर नाज ना करे। भाभी ने आगे बढ़कर प्यार से इनके जमे जमाए बाल बिगाड़ दिए। भाभी, इस दिन आपने सुना नहीं था कि जब वो सबके सामने कह रही थी कि मुझे काले लोग पसंद नहीं हैं,
उन्होंने अपना खर्चा जाहिर किया। पागल मत बनो, तुम कोई काले नहीं हो। अरे मर्द तो सामने सलोने ही अच्छे लगते हैं। और सच बताना, क्या तुमने कभी भी रमशा की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी की झलक नहीं देखी? पता नहीं कौन किसको पसंद करता है। उन्होंने आहिस्ता से ज़ेरे लब कहा और हाथों को तकिया बनाकर लेट गए। अच्छा तुम बैठकर खुशियाँ मनाओ, मैं ज़रा मोहतरमा को भी ये खबर सुना दूँ। भाभी के जाने के बाद जहाज थोड़ी देर तक तो खामोश लेटे छत को तकते रहे, फिर साइड से तकिया उठाकर सीने पर रखते हुए तसव्वुर में रमशा को मुखातिब करते हुए बोले, देख लो रमशा, खामोश जज्बे कितने सच्चे होते हैं। हमने चुपके चुपके तुम्हें चाहा और पा भी लिया। अभी अभी भाभी इसे जहाज की दुल्हन बनाए जाने की नवीं सुनाकर गई थीं। जब रमशा ने जहाज की मर्जी मालूम की तो भाभी ने कहा था, ओफो भाई, मर्जी क्या होगी, जाहिर है तुम इसकी मरती हुई माँ की आखिरी ख्वाहिश हो। वो भला इनकार कर सकता था? बात क्या थी, मगर भाभी के कहने के अंदाज ने इसे बदल डाला। काश मैं तुम्हें फतह कर सकती जहाज। काश तुम अपने दिल की खुशी से मुझे पाने के लिए इसरार करते। अपनी मोहब्बत मिल जाने की खुशी से ज़्यादा इस ज़बरदस्ती के सौदे पे इसका दिल दुखी हो रहा था। मगर सबकी वजह से वो मुस्कुराती रही। छोटे चाचा और चाची को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर क्या करते? ज़बरदस्ती तो अपनी बेटी इन्हें दे नहीं सकते थे। सो इन्होंने अपनी बड़ी बहन के बेटे फराज के लिए इरम के रिश्ते की हामी भर ली। 2-3 दिन तो इरम भी इस गैर मुतवक्का खबर को सुनकर गुमसुम रही। फिर न जाने क्या सोचकर रमशा की तरफ चली आई। मुबारक हो रमशा। इसने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाकर रमशा को मुबारकबाद दी, मगर जवाब में रमशा बिल्कुल खामोश रही। क्या बात है, क्या तुम इस रिश्ते से भी खुश नहीं हो? इरम ने खोजती निगाहों से सवाल किया। इसे इरम के धुआं-धुआं होते चेहरे को देखकर अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि इसे मुबारकबाद देती हुई इरम इस वक्त अंदर से कितनी खोखली हो रही है। धोखाबाज फ्रॉड किस तरह बेचारी इरम को बेवकूफ़ बनाया और अब मुझसे झूठी शादी कर रहा है। आई एम सॉरी इरम, मुझे इस फैसले के बारे में कतई इल्म नहीं था। तुम्हें तो सारी बात पता चल ही गई होगी। मुझे सब कुछ पता है, और ये तुम सॉरी किस लिए कर रही हो? अरे पगली, वो जो मैं अपने और जहाद के मुतालिक तुम्हें बताती थी वो तो सिर्फ एक मजाक था। अगर ऐसी कोई बात होती तो जहाद तुमसे शादी ही क्यों करते? इरम ने सच्चाई से काम लेते हुए कहा। मगर जब दिमाग में कोई बात बैठी हो तो सच्ची बात भी झूठी लगती है। सो रमशा ये समझी कि इस वक्त क्योंकि जहाद की इससे शादी हो रही है, इसलिए इरम इसका दिल साफ करने के लिए ये सब कह रही है। इधर सब बुजुर्गों के मुतफिका फैसले पर रमशा और इरम की शादी एक ही दिन एक साथ होना करार पाई। खूब शॉपिंग हो रही थी, मगर रमशा इस सारे हंगामे से बेजार बेजार रहती। सब इस बात को इसकी शर्मो हया तस्वर कर रहे थे। सारे काम रोमी भाभी और छोटी चच्ची जान अंजाम दे रही थीं। कुछ इत्तेफाक था कि इस दिन से शादी के दिन तक रमशा और जहाद का आमना सामना भी नहीं हुआ था। रमशा अगर दूर से जहाद को देख लेती तो पलट जाती। आखिरकार वो दिन भी आन पहुंचा जिसका हर लड़की शिद्दत से इंतज़ार करती है। कितने खूबसूरत होते हैं ये लम्हात, किसी के बन जाने के, किसी को अपना बनाने के। मगर रमशा तो जानो पत्थर की हो गई थी। वो कोमल से जज्बे न जाने कहाँ जा सोए थे। खिलते हुए लाल कामदार शरारा सूट में रमशा का हुस्न लश्कारे मार रहा था। ऐसा रूप तो किसी किसी पर ही आता है। ज्वेलरी बहुत नाजुक थी, नाजुक सा टीका इसकी फराख पेशानी पर बड़े शाहाना अंदाज में दबक रहा था। सतवा नाक में छोटी सी भरवां नथ ने तो इसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। इजावा कबूल होते ही इसे जहाद के असली गुलाब और बेले के फूलों से महकते कमरे में पहुंचा दिया गया। अभी थोड़ी देर कबल ही रोमी भाभी इसे अच्छी तरह बिठाकर गई थीं। चीज़ें इधर से उधर रखते हुए कोई शौक सा जुमला इस तरफ उछाल देती तो कोई छुरी सी इसके दिल पर चल जाती। फिर बाहर से शोर सुनाई दिया। भाभी जहाज से कमरे के अंदर आने का नेक मांग रही थीं। न जाने दें क्या हुआ, क्या आज ही मुलाकात बहुत ज़रूरी है? ठीक है, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। वो भी मज़े से पलट गए। अरे वाह वाह, बड़े आए मेरे कमरे में सोने वाले। भाभी इनके पीछे भागी और फिर कुछ देर हो गई। जहाज कमरे में नहीं आए। इधर बैठे बैठे रमशा की कमर दोहरी हो गई थी। अरे वाह, मैं खौमखा इनके इंतजार में घूंघट निकाले बैठी हूँ। इन्हें क्या दिलचस्पी हो सकती है मेरी ज़ात से? ये सोचते हुए रमशा ने अपना दुपट्टा ऊपर सरकाया और मिस्री से पाँव उतारे। फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपना एक एक जेवर उतारना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाल खोले और अपना रूसी जोड़ा उतारकर बाथरूम में टंगा सादा सूट पहन लिया। इन सब कामों में 10-15 मिनट लग गए। अभी वो बेड पर आकर बैठी ही थी कि जहाद बड़ी मुश्किल से सबसे पीछा छुड़ाकर मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो गए। वो कमरा लॉक करके पलटे ही थे कि इसे इस हालत में बैठा देखकर वहीं खड़े के खड़े रह गए। ओ माय गॉड, क्या ये सब रमशा की मर्जी के खिलाफ? इससे आगे इनसे कुछ ना सोचा गया। ये क्या किया रमशा तुमने? आज के लिए, इस लम्हे के लिए न जाने कितने अरमान थे इनके दिल में, कितनी मोहब्बत भरी बातों के, इकरार के, मोहब्बत के अंदाज के। ये तो इनके गुमान में भी नहीं था कि रमशा इन्हें इस काबिल भी नहीं समझेगी कि वो अपना वो सजा सजाया रूप रहने देती जो सिर्फ इनके लिए था। वो करीबी सोफे पर ढह से गए। तवील खामोश लम्हात गुजर गए। इस रात की खामोशी अच्छी लगती है, मगर मोहब्बत भरे धड़कते दिलों की ज़ुबान तो खामोश नहीं होती।
मगर इस वक्त तो लग रहा था जैसे कोई अजीम सानिया रोनुमा हो गया हो। वो देर तक अपने मुंतशिर हवासों को जमा करते रहे, फिर आहिस्ता से उठकर रमशा के नज़दीक आए, जेब में हाथ डाला और खूबसूरत सा हीरो जड़ा मुन्ना सा लॉकेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, मैं जान गया हूँ रमशा के ये सब अम्मी जान की ख्वाहिश पर हुआ है। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इनका मान रखा। बहरहाल ये रख लें, मैं आपकी रोनुमाई के लिए लाया था। रमशा ने बगैर कुछ कहे जहाद के हाथ से लॉकेट लेकर साइड टेबल पर रख दिया। अच्छा तो आप आराम करें, यकीनन थक गई होंगी, जहाद ने भारी आवाज़ में कहा और बाथरूम की जानिब बढ़ गए। कपड़े तब्दील करके आए और सोफे पर हाथों का तकिया बनाकर लेट गए। रमशा भी खामोशी से मिस्री के एक कोने में सुकड़ कर लेट गई। दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक दूसरे के जज्बात से बेखबर दोनों गलत फहमी का शिकार थे। इतनी खामोशी थी कि दोनों को अपने बेताब दिलों के धड़कने की सदा साफ सुनाई दे रही थी। अजानें सुनाई दी तो रमशा उठी, वजू करके नमाज अदा की तो जहाद ने इसे पुकारा, रमशा जी, मुझे उम्मीद है कि तुम किसी को भी आज की रात के बारे में नहीं बताओगी। हमें सबके सामने इस रिश्ते की लाज रखनी है। जी, इसने आहिस्ता से कहा और दो आंसू चुपके से इसकी घनेरी पलकें भिगो गए। दूसरी सुबह रोमी भाभी शोर मचाती हुई कमरे में दाखिल हुई। जहाद की शोख आंखों पर नजर पड़ी जो रत जगह की चुगली खा रही थी। वो दोनों को मुसलसल शोखी से छेड़ रही थी, मगर जहाद चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। मुबादा चेहरे पर फैली हुई वीरानी राज अफशा न कर दे। दोपहर हो गई थी, ना किसी को इसके मैके से आना था और ना इसे कहीं जाना था, इसलिए वो तमाम वक्त कमरे में रही। इतने शोर और हंगामे की वजह से इसके सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। भाभी, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, इसने भाभी को बुलाकर चुपके से कहा। हाँ भाई, रात भर जागना कोई आसान काम नहीं भी बनो, अब तो इसकी आदत डाल लो। भाभी ने शोखी से इसे फिर छेड़ा तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। भाभी ने सबसे कमरा खाली करवा दिया और बोली, ठहरो, मैं जहाद को भेज देती हूँ, वो भी कुछ देर आराम करेगा। कुछ ही देर बाद वह जहाद का हाथ पकड़े चली आईं। तुम भी कुछ आराम कर लो, शाम में फिर वही मसरूफियत होगी। और हाँ, वो जाते जाते पलट आईं, देखो सो मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि। इन्होंने बात अधूरी छोड़ दी और हंसते हुए कमरे से निकल गईं। नींद के आने का सवाल ही पैदा नहीं था। शदीद किस्म का डिप्रेशन था। काश तुमने भी मुझे इसी तरह चाहा होता कि जैसे मैंने तुम्हें चाहा है। जहाद, तो आज सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ होती। रमशा ने उमड़ते हुए आंसुओं को रोकने की कोशिश की और करवट लेकर लेट गई। करवट लिए रमशा को जहाद ने देखा तो उनका दिल चाहा कि इस रूठी हुई महबूबा को सीने से लगा कर कहें, कोई इस तरह भी इम्तहान लेता है। मगर वो कुछ न कर सके, बस अपने सुलगते हुए वजूद की आग में जलते रहे और एक घंटा गुजर गया। वलीमा चौथी, सब कुछ हो गया। दोनों दूसरों के सामने बज़ाहिर हंसते रहे, मगर तन्हाई में अजनबियत कायम रहती। रमशा जहाद के तमाम काम अपने हाथ से अंजाम देती। भाभी के बहुत मना करने के बावजूद वो घर के मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रहती। बाज़ मरतबा तो भाभी साफ महसूस कर जाती कि वो इनके साथ होते हुए भी साथ नहीं होती है। एक मुस्कुराहट हमा वक्त इसके लबों पर खिलती ज़रूर है, मगर नामालूद सी, जैसे वो रोते रोते किसी का दिल रखने को झूठ मूठ हंस पड़ी हो। भाभी ने कई मरतबा इसे मशकूक अंदाज में कुरेदा, मगर वो एक बुलंद कहका लगाकर इन्हें टाल देती। आज शादी को पूरे 3 माह हो गए थे। वो दिन भर में अपने आप को बेहद थका डालती। ख्वाह अपनी अलमारियां खोलकर बैठ जाती, कभी लॉन की सफाई में लग जाती, इसलिए कि जब रात हो तो इसे नींद जल्दी आ जाए। मगर आज ना जाने क्या बात थी, नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। करवट बदल बदल कर थक गई। इसका जी ताने लगा, इतनी घुटन हो रही थी। सोचा कुछ देर खुली फिजा में सांस ले ले, सो वो लॉन में चली आई। वाकई बाहर की खुली फिजा ने इसके मुजमहल दिल को तरावट व ताजगी बख्शी थी। वो कुछ देर सोचते सोचते संगमरमर से बनी बेंच पर रात की रानी के करीब बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। कितनी तन्हा है ये, मगर कितनी महकती। इसने एक टहनी को पकड़कर सोचा। इस दिन जहाद के सर में दर्द हो रहा था और शायद हल्का सा टेम्परेचर भी, इसलिए वो जल्दी घर आ गए। भाभी, एक कप चाय मिल जाएगी? वो अपने कमरे तक जाते हुए किचन की तरफ आए और झांक कर कहा, अरे भाई, अब तो तुम्हारी बेगम मौजूद है, इनसे कहो ना। भाभी ने मुस्कुराते हुए प्याज काटती रमशा की तरफ देखते हुए कहा, वाह, मैं अपनी नई नवेली दुल्हन से क्यों कहूँ, मैं तो आपसे कहूँगा, क्यों रमशा? उन्होंने गहरी नज़रों से पसीने में शराबोर रमशा पर निगाह डालते हुए इसे मुखातिब किया। जी, वो चौंक सी गई। अच्छा, आप चले, मैं चाय लेकर आती हूँ। वैसे खैरियत, आप जल्दी कैसे आ गए? बस ज़रा तबीयत गड़बड़ कर रही थी, इन्होंने कहा और पलट गए। चाय लेकर रमशा कमरे में आई तो वह सीने तक कंबल ओढ़े आंखें मूंदे लेटे थे। चाय टेबल पर रखकर इसने आहिस्ता से पूछा, कैसी तबीयत है? बस सर में दर्द और शदीद बुखार भी है, इन्होंने आंखें मूंदे मूंदे जवाब दिया। ये टैबलेट ले लें। इसने दराज में से टैबलेट निकालकर इन्हें दी और वार्डरोब से कपड़े निकालकर नहाने चली गई। नहा कर आई तो नीव ब्लू जॉर्जेट का सूट इसकी खिली खिली रंगत पर अजब बहार दिखा रहा था। वो तौलिए में बाल समेटे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। एक नज़र जहाद पर डाली, वो समझी थी जहाज सो गए हैं। इसने बालों से तौलिया खोलकर सोफे पर फैला दिया।
फिर जहाद के बराबर में रखी किताब उठाने के लिए इनके ऊपर झुकी तो इसके गीले बाल पूरे जहाद के चेहरे पर फैल गए। इसके महकते हुए बालों और वजूद की महक से जहाद का तन सलग उठा। दूसरे ही लम्हा रमशा सीधी हो चुकी थी। जहाद का जी चाहा कि आज सारे जब्त के बंधन तोड़ दें। वो शरियन और कानूनन इसके मालिक हैं, क्या हर्ज है अगर। मगर हमेशा की तरह आज भी अपने मुंहजोर जज्बों को काबू करना पड़ा। रमशा कुछ देर सोफे पर बाल बिखेरे किताब पढ़ती रही, फिर उठकर बाहर चली गई। वो चुपचाप इसे देखते रहे और सोचते रहे। तुम्हें क्या पता रमशा कि तुम ही तो मेरा वो दिल हो जो हर वक्त धड़कता है, तुम्हारी जिद करता है। इस दिल ने सोचा था कि तुम्हारे लाख नखरे उठाएगा। मेरे जीवन ने बेनाई मांगी थी, वो सिर्फ तुम्हें देखते रहने की चाह में। मैंने कितना सोचा था कि जब तुम मेरे संग होगी तो हम अपना एक घर बनाएंगे जिसकी मुअत्तर फिजा मोहब्बत व प्यार से गूंदी गई होगी। कभी हम दोनों मोहब्बत में लड़ेंगे, तकिए उठाकर एक दूसरे की तरफ फेंकेंगे। फिर तुम थक कर हार जाओगी, चोट से रो पड़ोगी तो मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत भरी बाहों में समेट कर मनाऊंगा। सारी रातें जागती रहेंगी, हंसेंगी, मगर हमारी हर रात जागती ज़रूर है मगर हंसती नहीं है। नोहा कना है। और दिन में जब मैं कुछ देर के लिए तुमसे दूर रहूंगा तो दिन भी हम दोनों की बेचैनी व बेकरारी पर रो देगा। चंद घंटों के आराम और दवा के बाद इनकी तबीयत बेहतर हो गई तो वो नहाकर लॉन में आन बैठे। इतने में रमशा की दोस्त सदफ आ गई। रमशा इसे देखकर कली की तरह खिल गई। सदफ से ज़रा देर दुआ सलाम के बाद वो अपने दोस्त जमील की तरफ चले गए। इसके वालिद बीमार थे, अस्पताल में दाखिल थे, इन्हें देखने भी जाना था। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठने के बाद रमशा सदफ को अपने कमरे में ले आई। अब तुम रात का खाना खाकर जाना, इत्मीनान से बैठो, जहाद भी कहीं चले गए हैं। सदफ बहुत देर से रमशा का गहरी नज़रों से जायज़ा ले रही थी, इसलिए कि जो खुशी और शादमानी इसे रमशा के चेहरे पर नज़र आनी चाहिए थी वो मफकूद थी। क्या बात है भाई, इस तरह क्या देख रही हो? रमशा गड़बड़ा गई। रमशा, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताना कि तुम खुश तो हो? सदफ ने झट रमशा का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिया। हाँ, बहुत खुश हूँ। रमशा ने निगाहें झुकाकर आहिस्ता से जवाब दिया। गलत, बिल्कुल गलत। खुश रहने वालों के चेहरे ऐसे होते हैं। अरे खुशी तो अंग अंग से फूटती है। ये वो रोशनी है जो छुपाई नहीं छुपती। मुझे बताना क्या बात है। सदफ ने इंतहाई मोहब्बत से रमशा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। जहाद का दिल आज कहीं भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो 15 मिनट अस्पताल में रुकने के बाद वापस आ गए थे। इधर उधर देखते हुए आ रहे थे। रमशा कहीं नजर न आई तो वह कमरे की जानिब आ गए। अंदर दाखिल होना ही चाहते थे कि अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनकर बाहर ही ठहर गए और गौर से सुनने लगे। सदफ रमशा से पूछ रही थी, मेरी जान, तुमने जिसको हमेशा चाहा, इसके मिलन के बाद ये उदासी कैसी? रमशा, मुझे चाहती है। यह खबर जहाद के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। दिल था कि अभी पसलियों के हिसार को तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो जानते थे कि इस तरह छुपकर किसी की बातें सुनना इखलाकी गिरावट में शामिल है, मगर ये तो इनकी जिंदगी भर की खुशियों का मामला था। सो अपनी तमाम कुव्वत समात में समोकर खड़े रहे। ये ठीक है कि मैंने हमेशा जहाद को चाहा है और चाहती रहूंगी, मगर जहाद शायद किसी और को चाहते होंगे। इन्होंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मी मरहुमा की ख्वाहिश के एहतराम में की है। तुझे पता है सदफ, मैं आज तक वैसी हूँ, तही दामा हूँ, जैसी कि पहले थी। इतना कहकर रमशा सदफ के गले लगकर रो पड़ी। क्या कह रही हो तुम? सदफ का मारे हैरत के बुरा हाल था। मगर सुनो तो, बस हर बात पर रोने बैठ जाती हो। सदफ ने इसे अपने से अलहदा करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो किसी और को चाहते हैं? जभी तो उन्होंने खुद आज तक सिवाय ज़रूरत के मुझसे कोई बात नहीं की। एक मरतबा भाभी की ज़बरदस्ती से बाहर ले भी गए तो वहाँ भी खामोश रहे। ओ माय गॉड, ये सारी गड़बड़ ताई जान की वजह से हुई है। ये भी तो हो सकता है कि वो खुद भी यही समझ रहे हों। मुझे क्या पता, मैं कुछ नहीं जानती। तो फिर और कौन जानेगा? पागल क्या इसी तरह सारी ज़िंदगी बिता दोगी? अच्छा, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं बात करूं? नहीं नहीं सदफ, प्लीज़ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इन्होंने मुझे मना किया था किसी को बताने से। रमशा जल्दी से बोली। उफ मेरे खुदा, ऐसे पागलों का कुछ तो इलाज होगा। सदफ ने अपना सर थाम लिया। इधर इन दोनों की तकरार जारी थी। इधर ये सब कुछ सुनकर जहाद पर मारे खुशी के शादी मर की सी कैफियत सवार थी। वो जल्दी से दरवाजे से हटकर लॉन की जानिब निकल आए और बेचैनी से टहलते हुए सोच रहे थे, वाह रमशा बेगम, इतनी छोटी सी गलतफहमी, काश हमारी शादी से पहले एक मुलाकात ही हो गई होती। वो टहल टहल कर आइंदा के बारे में सोचने लगे। फिर इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया और मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठकर फूलों की दुकान की जानिब चल दिए। क्या बात है, आज हमारे देवर भैया बड़े खुश हैं। क्या कोई खुशखबरी मिल गई? हमें नहीं बताओगे? जी बात तो है खुशी की, मगर सॉरी जनाब, ये मेरा राज है और मैं इसमें किसी को शामिल नहीं कर सकता। उन्होंने नन्हे जवाद को गोद में लेकर जोर से उछालकर कैच कर लिया। रमशा ने इस तरह चहकते देखकर मुसलसल उलझन का शिकार हो रही थी। शायद सदफ को अपनी खुश अखलाकी दिखा रहे हैं, इसने बेजारी से सोचा।
खाना खाकर सदफ चली गई। जहाद ने जब देखा कि सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए हैं तो वो भी अपने कमरे में आ गए, मगर आते वक्त गाड़ी से गजरे लाना ना भूले। वो अंदर आए तो रमशा ख्वामखा कमरा ठीक करने लगी। जहाद अंदर आते तो इस पर अजीब तरह की घबराहट सवार हो जाती थी। उन्होंने गजरे ड्रेसिंग टेबल पर रखे और उसे पुकारा। रमशा, आज तो इनका लहजा ही बदला हुआ था। जी, वो हमेशा नीची निगाहों से जवाब देती। एक काम करोगी? इन्होंने निचला होंठ दांतों में दबाकर पूछा। जी कहिए। अलमारी खोलो। क्यों, क्या चाहिए? तुम खोलो तो सही। वो अलमारी के पट खोलकर इनकी जानिब सवालिया अंदाज में देखने लगी। अब इसमें से अपना अरूसी जोड़ा निकालो, इन्होंने मसनूई संजीदगी से कहा। जी, वो ज़बरदस्त हैरान थी। हाँ, और जेवर भी निकालना। दूसरा हुक्म सादर हुआ। मगर ये किस लिए? किसी को देना है? वो अभी तक हैरान थी। हाँ, अपनी दुल्हन को। आज मेरी शब अरूसी है ना। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए हस्बे आदत अपना होंठ दांतों में दबा लिया। क्या क्या आप दूसरी शादी कर रहे हैं? इसने धड़-धड़ होते दिल के साथ रुक रुक कर पूछा। शादी? हाँ, ये समझ लो कि आज ही है। वो मुस्कुरा रहे थे। रमशा ने डुबडुबाती नज़रों से एक लम्हे के लिए इनकी जानिब देखा और पूछा, अच्छा तो क्या ये वही लड़की है जिसे आप चाहते हैं? हाँ, ये वही लड़की है जिससे मैंने पहली और आखिरी मोहब्बत की है और अब इसके बाद किसी और की गुंजाइश नहीं है इस दिल में। रमशा ने लरसते और कांपते हाथों से सूट निकालकर जेवरात के डब्बे उठाए और इनकी जानिब बढ़ाते हुए बोली, मेरी तरफ से आपको और आपकी मोहब्बत को ये मिलाप बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद वो वहाँ मज़ीद ठहरना नहीं चाहती थी। इसका दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था और आंखों के सामने बार बार अंधेरा सा छा रहा था। इसने बाहर जाने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाए। जहाद ने लपक कर इसका हाथ इतनी जोर से पकड़कर खींचा कि वो उनके सीने से आन टकराई। कहाँ जा रही हो? मेरी दुल्हन को तो तैयार करवाती जाओ, इन्होंने इसे बाजुओं के घेरे में लेते हुए कहा। कहाँ है वो? इसने हैरत से इन्हें देखा। ये है मेरी दुल्हन। वो इसे थामे थामे ड्रेसिंग टेबल के सामने करते हुए बोले। अपने ओढ़े ओढ़े जद चेहरे पर निगाह पड़ी तो इसने बेयकीनी से इनकी जानिब देखा और बोली, इस मजाक का क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। मजाक तो हम दोनों करते रहे हैं अब तक। एक तरफ तुम गलतफहमी का शिकार थी और दूसरी तरफ मैं भी इसी का शिकार था। हम दोनों ही इस आग में जलते रहे। काश हम दोनों में से किसी एक ने पहल कर ली होती तो ये सब कुछ ना होता। वह हैरत के मारे आंखें फाड़े इन्हें देख रही थी। इस तरह क्या देख रही हो? आई एम सॉरी, मैंने आज तुम्हारी और सदफ की गुफ्तगू सुन ली थी। अच्छा, मैं 10 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम फटाफट तैयार हो जाओ। और हाँ, अपने ये रेशमी और मोतर बालों को खुला रखना। टीका ज़रूर पहनना। मेकअप बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारे इस हसीन चेहरे पर कोई मस्नूई शय नहीं देखना चाहता। चलो उठो, शाबाश। वह हैरान हैरान सी इन्हें देख रही थी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि इसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उठो भई, वो बाहर जाते हुए बोले। और ठीक 10 मिनट बाद वो अंदर आए तो वो सुर्ख लिबास में मलबूस मिस्री पर पाँव लटकाए बैठी थी। वो काफ़ी देर सीने पर दोनों हाथ बांधे इसे देखते रहे। रमशा मारे शर्म की घड़ी जा रही थी। इन्होंने आगे बढ़कर गजरे उठाए और उसके बालों में अटकाते हुए बोले, वाह भाई, क्या ज़माना आ गया है। अपनी दुल्हन को खुद ही सजाना पड़ रहा है। फिर इसने ठोड़ी पकड़कर इसका झुका सर उठाया। इनके रुए रुए में इसके लिए प्यार मौजूद था। जहाद ने इसकी खुमार आलूद आंखों में झांका। इसकी आंखों में सितारे जगमगा रहे थे। नाजुक व कोमल सुर्ख लबों के कोने कपकपा रहे थे। शायद वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज तो जैसे कहीं गुम हो गए थे। और फिर तो जैसे कहीं बुलंद व बाला पुरशगाव पहाड़ों की बर्फ पिघल पिघल कर बहने लगी। दबेस बादलों ने शफाफ आसमान को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और सहरा की प्यासी ज़मीन पर नरम नरम फुहार सी गिरने लगी। सारी फिजा महक उठी। गुनगुनाते झरने का साफ पानी दरिया में गिरने लगा और शोर मचाता दरिया वसी और अरीज समंदर में मिल गया। आप लोगों को ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।